Bismillahirrahmanirrahim. My name is Anis Abbas and you are watching my YouTube channel Business Studies. आज हम फाइनेंस का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है कैपिटल बजटिंग। बेसिकली फाइनेंस में हम तीन किस्म के डिसीजन करते हैं। डिसीजन इन फाइनेंस। और तीसरा वर्किंग कैपिटल के रिलेटेड डिसीजन करते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन असल में ये होते हैं कि कंपनी ने अपनी फंड राइजिंग कैसे करनी है, कि कंपनी ने अपने फंड शेयर के थ्रू शेयर इशू करके फंड राइज करना है या डिबेंचर इशू करने हैं या कोई और किस्म का लोन लेना है। इसके बाद ये फाइनेंसिंग डिसीजन होते हैं। उसके बाद कैपिटल डिसीजन होते हैं। कैपिटल डिसीजन में हम देखते हैं कि कंपनी ने लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस और वर्किंग कैपिटल डिसीजन ये डेली बेसिस पे जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा होता है या फिर लेबर की सैलरीज हो गई और इसी तरह के और भी एक्सपेंस हो सकते हैं। ये सारे वर्किंग कैपिटल डिसीजन में आएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल डिसीजन यानी कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अच्छा, इनमें अगर ये देखा जाए तो फाइनेंसिंग डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन और कैपिटल बजटिंग डिसीजन ये हमारे पास ये दोनों लॉन्ग टर्म होते हैं। जबकि वर्किंग कैपिटल रिलेटेड डिसीजन ये शॉर्ट रन या शॉर्ट टर्म भी बोलते हैं, यानी इनका ड्यूरेशन मोर देन वन ईयर और ये डिसीजन इनका पीरियड होता है लेस देन वन ईयर। आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। कैपिटल बजटिंग डिसीजन ये एक प्रोसेस होता है। अब ये डिसीजन हमने देखे कि ये डिसीजन होते हैं। अब कैपिटल बजटिंग बजाते खुद क्या है? कैपिटल बजटिंग एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती हैं उनकी एवेल्युएशन कैसे की जाती है और उनको सिलेक्ट किसको करना है। इवेल्युएशन ऑफ लॉन्ग टर्म investment and selection. Let's suppose ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक एसेट परचेज करना है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसकी 50,000 और वो बेनिफिट देता है ऑर्गेनाइजेशन को। पहले साल के एंड पे देता है 10,000, दूसरे साल के एंड पे देता है 20,000, फिर देता है 30,000 और फिर देता है चौथे साल के एंड 1,000। और अगर ये एसेट ए हो गया, अगर यही एसेट इसकी जगह एसेट बी इंस्टॉल किया जाए या प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्टमेंट की जाए, यही 50,000 इन्वेस्टमेंट की जाएगा और रेवेन्यू होता है पहले साल में 20,000 का, सेकेंड ईयर में 40,000 का और फिर 1,000 का और फिर 0। अब 60 ये 60 हो गया और ये 10,000 ये 50, हाँ इसको 1,000 निकाल लेते हैं। ये टोटल हो गया 60 प्लस ये 70 हो गया और 71,000, जबकि यहाँ पे टोटल हुआ 30 प्लस 30 60 और 61। अब ऑर्गेनाइजेशन को प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्ट करना चाहिए या प्रोजेक्ट ए में, कैसे डिसीजन करना है, इसके लिए हम कैपिटल बजटिंग करते हैं। इस कैपिटल बजटिंग में हम एक तो इसकी एवेल्युएशन करेंगे, दूसरा हम इसकी सिलेक्शन करेंगे कि इनमें से हम कौन से को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं। पहले एवेल्युएशन होगी कि इसके रीजन क्या है सिलेक्शन की, कि इनमें मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, ये सारा कुछ हम देखेंगे और फिर हम एक को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है ये तो डेफिनेशन हो गई ना कि कैपिटल बजटिंग होता क्या है। उसके बाद है हम कैपिटल बजटिंग करते क्यों। यहाँ पे एक जो टर्म है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं ऐसे एक्सपेंडिचर जो हमें एक साल से ज्यादा पीरियड तक बेनिफिट देते हैं, गिव बेनिफिट्स फॉर मोर देन 1 ईयर। एक साल से ज्यादा अरसे तक उनसे हमें बेनिफिट मिलता रहता है। हम उन्हें इन तमाम उन एक्सपेंडिचर को जो हमें एक साल से ज्यादा अरसे तक के लिए बेनिफिट देते हैं, हम उन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब फिक्स एसेट है, लेट्स सपोज मशीनरी है या हम कोई प्लांट लगाते हैं, इसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर के लिए होता है। मिसाल के तौर पर
20 years, 30 हो सकता है, 15 हो सकता है, 10 हो सकता है, यानी ऐसे तमाम एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा दौरानिए के लिए होता है, हम उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और फिक्स एसेट होते भी वही हैं जिनमें जो एक एक ईयर से ज्यादा के लिए यूजफुल लाइफ। तो तमाम फिक्स फिक्स एसेट के एक्सपेंडिचर हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर और फिक्स एसेट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये ऑल फिक्स एसेट के एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, जबकि ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर आर नॉट फिक्स एसेट। इस बात को ऐसे करते हैं कि एक तो है ना ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर आर नॉट फिक्स एसेट, दूसरा है ये ऑल फिक्स एसेट्स आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये हम क्यों कहते हैं? मिसाल के तौर पर हमने मशीनरी परचेज की, ये हमें बेनिफिट देगी मिनिमम 5 ईयर, यूजफुल लाइफ है उसकी 5 ईयर, हम सपोज कर रहे हैं। तो ये हमें बेनिफिट 1 साल से ज्यादा ड्यूरेशन के लिए दे रहे हैं, तो हम इसे मशीनरी को फिक्स एसेट कहते हैं। और ये हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा ये। और दूसरा है कि ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर आर नॉट फिक्स एसेट। मिसाल के तौर पर हम एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन चला, इस पे हमें बेनिफिट मिलता है 20 ईयर तक, या लेट्स सपोज 3 ईयर तक, 20 ज्यादा। अब ये 3 साल तक हमें बेनिफिट तो मिल रहा है इससे, लेकिन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर तो है, लेकिन फिक्स एसेट नहीं कहते हम। इसलिए हम कहते हैं ऑल फिक्स एसेट्स आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर आर नॉट फिक्स एसेट। तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया कि जो हमें 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए, ज्यादा ड्यूरेशन के लिए बेनिफिट देते हैं, उन्हें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। उसके बाद दूसरी एक टर्म यूज होती है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। वो तमाम एक्सपेंडिचर विच गिव बेनिफिट फॉर लेस
वो तमाम एक्सपेंडिचर जो हमें 1 साल से कम पीरियड के लिए बेनिफिट देते हैं, हम उन्हें ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर कहते हैं। मिसाल के तौर पर सैलरीज हो गई, और बाकी छोटे एक्सपेंस, वेजेस हो गई, मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये सारे हमारे पास क्या होंगे? ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। अच्छा, तो हम ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल बजटिंग में हम लॉन्ग टर्म डिसीजन करने जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की एवेल्युएशन करनी है, उनकी सिलेक्शन करनी है, तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर इस चैप्टर में डिस्कस करें। तो हम ये कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल बजटिंग क्यों करते हैं? हमने कोई बिजनेस एक्सपेंड करना होता है इसलिए करते हैं, या फिर हमने कोई रिप्लेसमेंट करनी हो, रिप्लेस एन एसेट, अगर किसी एसेट को रिप्लेस करना हो उस वक्त भी हमें कैपिटल बजटिंग करनी पड़ती है। बिजनेस को एक्सपेंड करना हो उस वक्त भी हमें कैपिटल बजटिंग करनी पड़ती है। इसी तरह के और भी रीजन हो सकती हैं, बाकी भी बहुत से टेंजिबल टाइप के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस क्या होता है। हमने देख लिया कि कैपिटल बजटिंग होती क्या है और इसकी डेफिनेशन देख ली कि एवेल्युएशन करते हैं और सिलेक्शन करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। उसके बाद हमने देख लिया कि इसमें दो किस्म की टर्म यूज होती हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर या ऑपरेशनल। वर्किंग कैपिटल जो हमने देखा था उसमें ऑपरेशनल ही आएंगे सारे, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। उसके बाद हमने इसके मोटिव देखा कि हम क्यों करते हैं, कि बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हम कैपिटल बजटिंग करते हैं, या फिर हम रिप्लेसमेंट करनी हो एसेट की तो उस वक्त भी कैपिटल बजटिंग करते हैं। अब देखते हैं कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग। इसमें ये कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है कि हम प्रपोजल जनरेट करते हैं। जनरेशन, हम एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसमें उस एसेट के जो मशीनरी हो सकती है या कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, उसके बेनिफिट्स, उसके कैश फ्लो जो होना है, वो सारी चीजें, रेट ऑफ इंटरेस्ट या अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है, वो सब लिखते हैं। उसको, उस डॉक्यूमेंट को हम प्रपोजल कहते हैं। तो ये बनाने का अमल प्रपोजल जनरेशन हो गया, ये हमारा पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप, उस प्रपोजल को रिव्यू किया जाता है। रिव्यू एंड एनालिसिस। हम उस प्रपोजल को, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है, फाइनेंस पर्सन, ये उसको रिव्यू करते हैं। कैपिटल बजटिंग असल में होती ही यही है कि हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो हमारे पास होते हैं उनकी इवेल्युएशन करते हैं, उनको रिव्यू करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम सिलेक्शन करते हैं। ये दूसरा स्टेप होता है। तीसरे स्टेप में हम डिसीजन करते हैं, यानी सिलेक्ट करते हैं, डिसीजन मेकिंग। कि उनमें से कौन सा प्रेफरेबल है। ये डिसीजन करने के आगे डिफरेंट मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो हम इसी चैप्टर में देखेंगे। कैपिटल बजटिंग का चैप्टर एक्चुअली है इसी रिलेटेड कि कैसे रिव्यू करना होता है, एनालिसिस कैसे करना है, डिसीजन फिर उनकी एनालिसिस की बेस पे कैसे करना है, ये सारा हम देखेंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेप होता है
इम्प्लीमेंटेशन, कि जो हमने डिसीजन किया कि लेट्स सपोज प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट करना है हमने, तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, इन प्रैक्टिकल में लाया जाता है। उसके बाद आखिरी स्टेप होता है पांचवा, उसमें हम फॉलो अप करते हैं कि मिसाल के तौर पर हमने जो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया था, जो हमने कैलकुलेशन की थी कि इतना रेवेन्यू होगा, हमें इतना कैश फ्लो होगा, क्या वो हो भी रहा है या नहीं, इसमें हम इन अदर वर्ड्स हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसको हम सुपरवाइज करेंगे, कहीं पे डिसीजन मेकिंग की मजीद ज़रूरत है तो हम डिसीजन मजीद करेंगे, कोई चेंज करना है कुछ तो चेंज करेंगे, ये सारा कुछ लास्ट स्टेप में। तो ये एक प्रोसेस था कि कैपिटल बजटिंग कैसे की जाती है, इसका पूरा प्रोसेस था। इसमें 5 स्टेप थे। पहला था हम प्रपोजल जनरेट करते हैं, दूसरा है कि फाइनेंस पर्सोनल उस प्रपोजल को रिव्यू करते हैं, एनालाइज करते हैं, तीसरे स्टेप में वो उस एनालिसिस की बेस पे एक डिसीजन करते हैं, चौथा स्टेप होता है कि उस डिसीजन की इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, और लास्ट स्टेप होता है कि उसको फॉलो अप किया जाता है। उसके बाद है इसमें कुछ बेसिक टर्म्स यूज होती हैं, वो देख लेते हैं। प्रोजेक्ट हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं इंडिपेंडेंट, और दूसरे होते हैं, ये एक हो गया हमारे पास, और दूसरा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट वो होते हैं जो एक दूसरे पे इन्हसार नहीं कर रहे होते। मिसाल के तौर पर आप किसी एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो दूसरा एलिमिनेट नहीं हो सकता। आप एट अ टाइम दो से ज्यादा प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक, आपके पास डिसीजन करना है, प्रोजेक्ट ए है, इसमें आपने न्यू मशीन इंस्टॉल करनी है, और दूसरा हमारे पास प्रोजेक्ट बी है, ये है कि आपने प्रमोशन करना है। उसमें एडवर्टाइजमेंट थ्रू प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी भी तरह की प्रमोशन हो सकता है। अब आप अगर प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट करें तो प्रोजेक्ट बी एलिमिनेट तो नहीं हो जाए, आप एट अ टाइम दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्राइटेरिया होता है कि हम मशीन कितना बजट के अंदर परचेज करनी है, कितनी कैपेसिटीज उसकी होनी चाहिए, वो रिक्वायरमेंट जिस तरह की होती है। वो तमाम प्रोजेक्ट जो किसी भी तरह से एक दूसरे पे इन्हसार नहीं कर रहे होते, इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको हम इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स कहते हैं। दूसरा होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये वो प्रोजेक्ट होते हैं जो एक दूसरे पे इन्हसार करते हैं। इनमें होता है सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, eliminate all other projects from
सिलेक्शन ऑप्शन या सिलेक्शन लिस्ट, सिलेक्शन ऑप्शन लिस्ट। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज, प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहती है। प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहती है। अब उसके पास अवेलेबल ऑप्शन कौन से? एक तो हो सकता है कि वो अपने प्लांट को एक्सपेंड करे, एक्सपेंड प्लांट। उसके पास दूसरा ऑप्शन हो सकता है दूसरी कंपनी को परचेज कर ले। एक है कि अपना प्लांट एक्सपेंड कर ले, दूसरा ऑप्शन है उसके पास के कोई और कंपनी ऑलरेडी जो वर्क कर रही है उसको कोई यूनिट परचेज कर ले, या कोई स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट सारा ही परचेज कर सकती है। और तीसरा ऑप्शन होता है कि वो किसी तीसरी कंपनी के साथ या दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, उनसे चीजें परचेज कर ले, मेक कॉन्ट्रैक्ट। अब तीन ऑप्शन है उसके पास, और वो चाहती क्या है? प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाह रही है। अब प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए उसके पास तीन प्रोजेक्ट हैं, या तो वो अपना प्लांट एक्सपेंड करे, या फिर वो किसी और कंपनी को बाय कर ले, या फिर तीसरा ऑप्शन है कि वो किसी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले और उनसे चीजें बनी बनाई परचेज कर ले। अब अगर वो इनमें से कोई एक प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेगी, मिसाल के तौर पर वो प्लांट को एक्सपेंड करती है, तो ये दोनों तो अब वो नहीं करेगी ना, इन तीन में से उसे एक ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। यानी सिलेक्शन ऑफ वन प्रोजेक्ट एलिमिनेट ऑल अदर प्रोजेक्ट फ्रॉम ऑप्शन लिस्ट। इस तरह के प्रोजेक्ट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स कहते हैं। उसके बाद है एक और टर्म यूज होती है कैपिटल रेशनिंग एंड अनलिमिटेड फंड। अनलिमिटेड फंड के ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज या रिजर्व ज्यादा हो, यानी फंड की अवेलेबिलिटी उसके पास अनलिमिटेड, हम उसे अनलिमिटेड फंड्स बोलते हैं। और दूसरा है कैपिटल रेशनिंग, कि उसके पास फंड कम है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसके अंदर रहते हुए वो चीज सेलेक्ट करना जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अब जैसे हमने देखा इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट थे, एक के सेलेक्ट करने से दूसरा सिलेक्शन लिस्ट से रिमूव नहीं होता था, तो हम दोनों को भी सिलेक्ट करते थे। और इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट कहाँ पे हम यूज करते हैं, कहाँ पे एक्सेप्ट किए जाते हैं? जहां हमारे पास अनलिमिटेड फंड हो। और अक्सर औकात ऑर्गेनाइजेशन के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो हम कैपिटल रेशनिंग करते हैं। यानी उन तीन प्रोजेक्ट्स जो हमने एग्जांपल ली कि प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास तीन ऑप्शन थे, या तो अपने प्लांट को एक्सपेंड करे, या फिर किसी और कंपनी को बाय कर ले, या फिर किसी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले। तो अब उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, वो इन तीनों को एक साथ नहीं चला सकती। ये नहीं कि वो तीनों ऑप्शन से ही बेनिफिट ले, बल्कि कोई एक ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो जिसका मेरिट ज्यादा होंगे उसी को ही सिलेक्ट करेगी। इस प्रोसेस को हम कैपिटल रेशनिंग कहते हैं। कैपिटल रेशनिंग।
उसके बाद है एक एक दो और टर्म यूज होती है, एक्सेप्ट रिजेक्ट। एक्सेप्ट रिजेक्ट, और दूसरी है हमारे पास रैंकिंग। ये अप्रोच है, एक्सेप्ट रिजेक्ट अप्रोच, और दूसरी है रैंकिंग अप्रोच। जिस तरह हमने अभी एग्जांपल में देखा, एक्सेप्ट रिजेक्ट के अनलिमिटेड फंड थे, एक प्रोजेक्ट आया, ऑर्गेनाइजेशन का एक प्री डिफाइंड क्राइटेरिया होता है कि किसी प्रोजेक्ट को किस किस मेरिट की, किस बेस पे, कौन सी खसूसियात की बेस पे उसको सेलेक्ट करना है। अगर वो उन खसूसियात पे पूरा उतर रहा तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर नहीं उतर रहा तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हमने इन्वेस्टमेंट करनी, हमारा क्राइटेरिया है कि जो हमें 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा हम उस वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। ड्यूरेशन होगा, हम प्री डिफाइंड क्राइटेरिया में रख लेते हैं कि 5 ईयर, और इनिशियल अमाउंट हम कह देते हैं 50,000 टू 1 लाख। अब जो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगा हम वहां उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर जो यहाँ से इस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। ये है हमारी एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट अप्रोच। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, हमारे पास दो प्रोजेक्ट आ जाते हैं। एक है 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है हमें, और ड्यूरेशन 5 ईयर कह रहा है, और अमाउंट हमसे 70,000 क्या है, इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 70,000 मांग रहा है, 5 साल के लिए डिपॉजिट कराने, लेट्स सपोज कोई बैंक की है, और 16% हमें इंटरेस्ट देता है। ये हमारे पास है प्रोजेक्ट ए। प्रोजेक्ट बी है इसी तरह, जो हमें 17% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, 5 ईयर के लिए डिपॉजिट करता है, और अमाउंट हमसे 80,000 रिक्वायर। तो अब इनमें से ये दोनों हमारे इस जो बेसिक क्राइटेरिया था उस पर पूरे उतर रहे हैं, ये दोनों के 16% इससे 15 से अबव दे रहे हैं, 5 साल का पीरियड जो हमने डिफाइन किया है वो भी अलाउ कर रहे हैं हमें, और ये जो रेंज हमने रखी है उसके अंदर भी फॉल कर रहे हैं। ये भी उसी तरह हमारे बेसिक क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। तो अब इनमें से हमने कौन सा एक्सेप्ट करना है, इसके लिए हम इनके बेनिफिट्स देखते हैं। कुछ टूल्स हैं, आगे हम पढ़ेंगे, हम उन टूल्स की बेस पे इनकी रैंकिंग करेंगे। लेट्स सपोज जो हमें ज्यादा बेनिफिट देगा, प्रोजेक्ट बी लेट्स सपोज हमें ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, तो हम उसे रैंकिंग 1 पे रखेंगे, पहले नंबर पे हम उसे रखेंगे कि पहले इसको कंसीडर करना है, इसके बाद अगर पैसे बचे तो हम सेकंड ऑप्शन की तरफ। और प्रोजेक्ट ए सेकंड पे आता है क्योंकि ये बेनिफिट हमें कम दे रहा है, लेट्स सपोज। तो अब हमने एक लिस्ट बनाई है, उनके बेनिफिट्स की बेस पे उनको रैंक दिए, तो इस अप्रोच को हम रैंकिंग अप्रोच कहते हैं, और हम उसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जो हमें बेनिफिट ज्यादा दे रहा होगा, जो रैंकिंग में टॉप पे फॉल करेगा। अब हम आते हैं अपना, हमारा जो मेन टॉपिक है कैपिटल बजटिंग और उसकी टेक्निक्स, अब हम वो देखते हैं। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स।
कैपिटल बजटिंग की हमारे पास दो किस्म की टेक्निक्स होती हैं। एक हमारे पास नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक होती है, और दूसरी हमारे पास डिस्काउंटिंग होती है। नॉन डिस्काउंटिंग और डिस्काउंटिंग का वही कंसेप्ट है कि जिनमें हम अगर प्रेजेंट वैल्यू हमें अननोन हो और फ्यूचर वैल्यू गिवन हो, यानी हमें फ्यूचर वैल्यू की बेस पे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, हम उस प्रोसेस को डिस्काउंटिंग कहते हैं। जबकि अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू गिवन हो, उसकी बेस पे हमें फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो इस प्रोसेस को हम कंपाउंडिंग कहते हैं। तो डिस्काउंटिंग का मतलब है हमें फ्यूचर वैल्यू की बेस पे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जबकि नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक, इन टेक्निक में हमें फ्यूचर वैल्यू की बेस पे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी पड़ेगी। इसमें दो किस्म की टेक्निक्स होती हैं, सॉरी दो टेक्निक्स होती हैं। एक है पे बैक पीरियड, और दूसरी हमारे पास होती है ARR। इसको हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, अकाउंटिंग या एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। हम इसे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। ये हमारे पास दो टेक्निक हैं जो नॉन डिस्काउंटिंग, यानी इनमें हम फ्यूचर वैल्यू की बेस पे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे। और उसके बाद है हमारे पास डिस्काउंटिंग टेक्निक। इसमें पहली होती है NPV, यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू। उसके बाद हमारे पास आती है IRR। उसके बाद हमारे पास ये दो होगी, इसमें एक दो तीन MIRR। उसके बाद हमारे पास इनमें है कैपिटल रैशनिंग। और पांचवें नंबर पे है हमारे पास डिस्काउंटेड पे बैक। ये 7 टेक्निक है हमारे पास टोटल, जो हम इस चैप्टर में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कैपिटल बजटिंग की दो दो किस्म की टेक्निक्स होती हैं। एक है नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक, दूसरा है डिस्काउंटिंग टेक्निक। नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक में हमारे पास पे बैक पीरियड आता है, जब और दूसरा ARR यानी अकाउंटिंग और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। और दूसरे डिस्काउंटिंग में हमारे पास NPV यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू, IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और इसी तरह बाकी जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में इनको देखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं पे बैक से, जो हमारे पास नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक है, पे बैक पीरियड।
पे बैक पीरियड टेक्निक, इस टेक्निक में हम देखते हैं कि जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है, कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें जो हमें स्टार्ट में आउटफ्लो ऑफ कैश जरूरत है, जो हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, वो कितने टाइम के अंदर हमें वापस रिसीव होती है। अगर दो प्रोजेक्ट हैं, एक में पे बैक पीरियड कम है, यानी जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट करनी है वो 1-2 साल में ही रिसीव हो जानी है बैक, तो दूसरा है जिसमें 5-7 साल लग जाने हैं, तो हम उसको प्रेफर करेंगे जिसमें पे बैक पीरियड कम होगा। यानी इस टेक्निक में हम देखते हैं कि पीरियड, जिस पीरियड में हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिसीव हो रही है वो कितना है, उसकी बेस पे हम डिसीजन करते हैं, और इसका डिसीजन क्राइटेरिया यही होता है। चलो ये एंड पे करेंगे जब एग्जांपल के थ्रू करते हैं इसको। लेट्स सपोज हमारे पास दो किस्म के प्रोजेक्ट होते हैं, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हम दोनों के हिसाब से कर लेते हैं। एग्जांपल है, पहले हम कर लेते हैं ये टाइमलाइन है। यहाँ पे पीरियड 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 एंड 5। इनिशियल हमें 0 पीरियड पे इन्वेस्टमेंट करनी है 42,000, और हमें 5 साल में इसका रिटर्न मिलना है। यानी पहले साल हमें 14,000 रिसीव होने हैं, सेकंड पे 14,000, इसी तरह आगे भी 14। और इस पे हम सपोज कर लेते हैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना है। ये है जी 10%। ये हमारे पास आर हो गया, रेट ऑफ रिटर्न या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इसको बोलते हैं। उसके बाद लाइफ हमारे पास इसकी एन हमारे पास 5 आ गया, 5 साल। तो अब हमें इसका पे बैक पीरियड फाइंड आउट करना है, या लेट्स सपोज इसको, ये हमें गिवन डेटा है, हम पहले यहाँ पे ईयर लिखते जाएंगे, ईयर, और यहाँ पे कैश फ्लो है हमारे पास, ये 1 2 3 4 5 14,000 14,000, ये भी 14,000 और ये भी 14,000। एक कॉलम बना लें रिमेनिंग बैलेंस। हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 42,000 की, तो पहले पीरियड के एंड पे हमें 14,000 रिसीव हो जाने हैं, तो बाकी हमारी इन्वेस्टमेंट, बाकी जो हमने रिसीव करने हैं अभी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, बाकी कितने बचे? 42,000 लेस 14,000, ये बन जाएगा हमारे पास 28। अब यहाँ पे दूसरे साल के एंड पे हमें 14,000 और मिल जाना है, तो बाकी कितने बच जाएंगे? 28 हमने रिसीव करने हैं, ये वाले लेस कर लेंगे 14,000, यानी जो हमें पेमेंट रिसीव हो रही है, बाकी बच जाएंगे 14,000। और ये 14,000 हमने रिसीव करने हैं तीसरे साल में, और ये हमें 14,000 ही रिसीव हो, बाकी 0। अब ये हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो थी, ये वाली,
तीसरे 3 साल में रिकवर हो रही है। ये देख, ये हमारा पे बैक पीरियड यहाँ पे क्या आ गया, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 3 years। अब यहाँ पे डिसीजन कैसे करना है, ये तो हमारे पास जवाब आ गया ना कि पे बैक पीरियड कितना आ गया, हमने फाइंड कर लिया। अब इसकी बेस पे डिसीजन कैसे करना है। हमारे पास जैसे मैंने बताया कि दो किस्म के प्रोजेक्ट होते हैं। एक हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट होते हैं, कि एक के एक्सेप्ट करने से बाकी ऑप्शन लिस्ट से रिमूव नहीं हो सकते। यानी हम एट अ टाइम एक से ज्यादा को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और ये वहां होते हैं हमारे पास जहां हमारे पास अनलिमिटेड फंड्स होते हैं। तो इस केस में हमारे पास प्री डिफाइंड क्राइटेरिया होता है। हम देखेंगे कि उस प्री डिफाइंड क्राइटेरिया में 3 साल रिक्वायर है, कि लेट्स सपोज हमारा प्री डिफाइंड क्राइटेरिया है कि हमने वो इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट करनी है जहां पे हमें अपनी ओरिजिनल जो हमने इन्वेस्टमेंट की है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो 2.5 ईयर में रिसीव हो। तो यहाँ पे 3 ईयर आ रहा है तो हम इसको रिजेक्ट कर लेंगे। अगर वो हमारा क्राइटेरिया जो है कि अगर जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 4 ईयर में रिसीव, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे 3 ईयर आ रहा है तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। ये तो है ना इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट के केस में। अगर हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हों, जिनमें एक के एक्सेप्ट करने से दूसरा रिजेक्ट हो जाता है, यानी दूसरे इलिमिनेट हो जाते हैं, तो उस केस में हम कैसे करें। हम ये इसी एग्जांपल को एक्सटेंड करते हैं। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास इसका 3 ईयर आ गया। एक और प्रोजेक्ट है हमारे पास, लेट्स सपोज ये उसके ईयर हो गए और ये उसका कैश फ्लो हो गया 1 2 3 4 5। उसी तरह इसका भी पीरियड एन हमारे पास 5 है और हमारे पास 10% है, और इस पे कैश फ्लो हो रहा है पहले साल 28,000 का, दूसरे साल 12,000 का, फिर 10,000 का, फिर 10,000 का, और फिर भी 10,000। ये हमारे पास है प्रोजेक्ट बी। हम इस पे बैक पीरियड फाइंड आउट करने के लिए रिमेनिंग बैलेंस का एक कॉलम बना लेंगे। और अब इस केस में लेट्स सपोज हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 45,000। हमने उस केस में एग्जांपल ली थी कि हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 42,000 थी, इसमें हम 45,000 थे प्रोजेक्ट भी। तो इस पहले पीरियड के एंड पे हमें बाकी कितने रिसीव होने हैं, हमें रिकवर करने हैं 45,000, इसमें से लेस कर लेंगे 28,000, बाकी बच जाएंगे हमारे पास 17,000। उसके बाद है हमने 17 रिकवर करने हैं दूसरे साल के एंड पे, और हमें रिसीव कितने हो रहे हैं 12,000, बाकी 5,000 रिसीव। और तीसरे साल के एंड पे हमें 10,000 रिसीव होते हैं, जबकि हमने रिकवर करने हैं 5,000। अब यहाँ पे देखें हमारे पास दो किस्म की कैश फ्लो होते हैं। कैश फ्लो हमारे पास एक हमारे पास डिविजिबल होते हैं,
और दूसरे इंडिविजिबल होते हैं। जैसे पिछले सवाल में हमने देखा कि हमें 14,000 ही रिकवर करने थे और 14,000 ही रिसीव हो गए, ये हमारे पास इंडिविजिबल थे वो 14,000 का। दूसरा है डिविजिबल कैश फ्लोज, जैसे ये है हमें 5,000 रिकवर करना है और 10,000 हमारे पास अमाउंट रिकवर हो रही है, तो हमें रिकवर करने जो थे वो तो 5,000 है ना, तो ये तो अब एक्स्ट्रा हो गए। यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाते हैं, जो हमारा रिमेनिंग बैलेंस होता है ये वाला 5,000 डिवाइडेड बाय ये जो इंस्टॉलमेंट होती है, ये 10,000 है इस केस में, और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 12 से। 12 से इसलिए करते हैं क्योंकि ये तो एक पूरे साल की अमाउंट है। 12 से मल्टीप्लाई किया, हम मंथ में इसका जवाब निकालने लगे, क्योंकि ये 10,000 एक्स्ट्रा है तो 5,000 हमने रिकवर करना है, उस पर कितना टाइम लगेगा, हम छोटे यूनिट की तरफ आ रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये जवाब आएगा हमारे पास 5,000 divided by 10,000 multiplied by 12, ये आएगा 6। ये हमारे पास मंथ हो गया। तो अब यहाँ पे कितना पीरियड लग रहा है, हमें अपनी ओरिजिनल अमाउंट जो 45,000 थी वो रिकवर करने में, एक तो पहला साल पूरा लग रहा है और दूसरा ये पहला साल दूसरा साल पूरा लग रहा है और तीसरे साल इसके 6 मंथ लग रहे हैं। तो हमारा पे बैक पीरियड कितना होगा 2.5 years या 2 years and 6 month, ये हमारे पास पे बैक होगा। अब जैसे हमने ये प्रोजेक्ट बी था जिसमें 2.5 ईयर हमें नीडेड थे अपनी ओरिजिनल अमाउंट को रिकवर करने में, जबकि जो प्रोजेक्ट ए हमने देखा उसमें 3 ईयर नीडेड थे। अब ये केस है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स का, कि एक के एक्सेप्ट करने से बाकी को हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो अब इसमें जो हमें लोअर पीरियड पे अपनी रिकवरी दे रहा है, यानी जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा और हमारी ओरिजिनल अमाउंट रिकवर हो जाएगी, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, यानी इस केस में हम प्रोजेक्ट बी को एक्सेप्ट करेंगे। अब डिसीजन क्राइटेरिया क्या है, इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हमारे पास एक प्री डिटरमाइंड वैल्यू होती है, प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया होता है, जो जो भी प्रोजेक्ट उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरा हो, यानी हमारे पास प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया में एग्जांपल जैसे पहले दी के 3 साल या 4 साल थे, 4 साल में जो हमें रिकवरी देगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, अगर उस पे पूरा उतर रहा है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी पे बैक पीरियड की वैल्यू उससे हायर आएगी तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर लोअर आएगी तो रिजेक्ट कर लेंगे। बट इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हम रैंकिंग करते हैं। अब देखो ना, हमने रैंकिंग कर ली, हम रैंकिंग अप्रोच यूज कर रहे हैं कि हम प्रोजेक्ट बी को रैंक फर्स्ट दे रहे हैं क्योंकि ये जो हमें जल्दी रिकवरी देगा, तो इसलिए हम इसे ही एक्सेप्ट करेंगे जो रैंक हायर रैंक पे हो। अच्छा, ये भी हो सकता है कि हमारे पास, ये तो मैंने एग्जांपल दी ना, कैश फ्लोज हमारे पास गिवन थे 28,000 12,000 10,000, अगर हमारे पास कैश फ्लोज गिवन ना हो बल्कि प्रॉफिट गिवन, तो फिर हम क्या करें, एक इसका क्वेश्चन कर लेते हैं जिनमें प्रॉफिट गिवन होता है। लेट्स सपोज हमारे पास ओरिजिनल कास्ट है यानी इनिशियल कास्ट है इनिशियल इन्वेस्टमेंट 120,000,
और हमारे पास यूजफुल लाइफ आएगा। ये एग्जांपल ले लेते हैं कि एक हमारे पास एसेट है, हम उसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उसकी इनिशियल कॉस्ट 120,000 है, उसकी यूजफुल लाइफ लेट्स सपोज है 10 ईयर और सॉरी 10 तो ज्यादा हो जाएगा, हम 5 ईयर निकाल लेते हैं। और उसकी स्क्रैप वैल्यू 0 है। स्क्रैप वैल्यू वो होती है, मिसाल के तौर पर हमने ये जो जैसे एसेट परचेज कर रहे हैं, 5 साल यूज करने के बाद उसकी यूजफुल लाइफ स्पेंड हो जाने के बाद वो मार्केट में कितने का सेल हो सकता है, वो उसकी स्क्रैप वैल्यू या इसको रेजिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं। और उसके बाद हमें प्रॉफिट वो बता रहा है, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट कितना है जी, और यहाँ पे ये है पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और पांचवें। पहले साल कितना प्रॉफिट हो रहा है 12,000 का, ये आफ्टर डेप्रिसिएशन है, यानी डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद। उसके बाद है 17,000, उसके बाद है 28,000, 37,000, उसके बाद है 8,000। ये हमारे पास क्या है, डेटा गिवन है, और हमें कहता है कि इसकी पे बैक पीरियड फाइंड आउट करें। अब हमने जब पे बैक पीरियड फाइंड आउट करना होता है तो हम कैश फ्लोज को कंसीडर करते हैं कि हमें जो कैश फ्लो हो रहा है उससे कितने पीरियड के अंदर हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इनिशियल कॉस्ट जो थी वो रिकवर होती है। जबकि यहाँ हमें प्रॉफिट गिवन है, हमने क्या करना है, हमें कैश फ्लो नीडेड होता है, जबकि यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पास है प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट बता रहा है आफ्टर डेप्रिसिएशन, इसका मतलब है डेप्रिसिएशन इसमें से लेस हो चुकी है। अगर हम इसमें डेप्रिसिएशन प्रॉफिट में ऐड कर दें तो हमारे पास कैश फ्लो आ जाएगा। कैश फ्लो इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन कितनी निकालनी है, हमने डेप्रिसिएशन पहले फाइंड आउट करनी है। डेप्रिसिएशन होता है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू जिसे बोलते हैं, यानी यूजफुल लाइफ स्पेंड हो जाने के बाद जितने का वो सेल हो सकता है। हम इस सारे को डिवाइड कर देते हैं उसके नंबर ऑफ पीरियड उसकी लाइफ में, यानी कितने पीरियड तक एसेट यूज हो सकता है। अब देखें यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 120,000 और इसकी स्क्रैप वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू 0 है कि इसने दोबारा अब सेल नहीं होना, और इसकी लाइफ है 5 पीरियड है 5 ईयर। तो इसका जवाब हमारे पास आ जाएगा 120,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5, 24,000। ये हमारे पास डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड है। बाकी मेथड भी हैं, डबल डिक्लाइन में हो गया, जिस तरह इसके तकरीबन 3 मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के। हम इजी जो था इसलिए मैंने वही कर दिया कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ ये जो हम
स्ट्रेट लाइन मेथड करते हैं इसके साथ। अब हमें कैश फ्लो चाहिए था, कैश फ्लो हमें गिवन नहीं है, हमें प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट का फार्मूला होता है, हम प्रॉफिट से कैश फ्लो फाइंड आउट कर सकते हैं प्रॉफिट में अगर डेप्रिसिएशन ऐड कर दी जाए तो। क्योंकि असल में ना प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, प्रॉफिट का फार्मूला होता है कैश फ्लो माइनस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स। अब टैक्स यहाँ पे उसने हमें दिए नहीं है, इसलिए हम इस टर्म को इग्नोर करेंगे। बाकी बच गया ये, हमें प्रॉफिट गिवन है, डेप्रिसिएशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे हमें कैश फ्लो फाइंड आउट हो सकता है। हमने इसी से फार्मूला बना लिया कैश फ्लो का कि ये यहाँ पे डेप्रिसिएशन लेस हो रहा है, इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, यानी कैश फ्लो इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन। तो ये वही फार्मूला है। अब यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन चाहिए था, वो हमने इस स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू निकाल दिया 24,000। अब यानी हम प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन को ऐड करते जाएं तो हमें कैश फ्लो फाइंड आउट हो सकता है। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। 12,000 हमारे पास प्रॉफिट था प्लस 24,000, ये जो डेप्रिसिएशन आई हमारे पास ये बन जाएगा 36,000। इसी तरह इसमें भी 24,000 को ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा ये प्लस 17,000, 41,000 आ जाएगा। और इसमें अगर 24,000 को ऐड करेंगे 28,000 प्लस 52,000 आएगा। और 37 में अगर ऐड किया जाए 24,000, ये हमारे पास 61,000 आएगा। और एंड पे हमारे पास 8,000, 24,000 में 8,000 ऐड होगा तो 32,000। अब हमें कैश फ्लो मिल गए। अब इस कैश फ्लो से आगे हमने पे बैक पीरियड फाइंड आउट करना है। पे बैक पीरियड के लिए हम रिमेनिंग बैलेंस का एक कॉलम बना लेंगे। 120,000 जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी ये हमने रिकवर करनी है, तो पहले साल के एंड पे 36,000 हमें रिसीव हो गए। तो बाकी कितने बचे, 120,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट की लेस कर लिए, हमें जो रिसीव हो गए 36,000, ये 84 हमें बाकी रिकवर करने हैं। अच्छा, दूसरे साल के एंड पे हमें 41,000 रिसीव हो गए, तो बाकी हमारे कितने बचते हैं, 84,000 माइनस 41,000, ये बाकी बच जाएंगे 43,000। और उसके बाद ये फिर उसी तरह जो कैश फ्लो की दो टाइप्स होते हैं, एक डिविजिबल और दूसरा इनडिविजिबल। तो ये अमाउंट पूरे पीरियड की है और ये हमें जो रिकवर करनी है 43,000 उससे ज्यादा है। तो ये हम इसको मंथ में लेके जाएंगे, क्योंकि ये तो पूरे साल की है। यहाँ पे वो फार्मूला लगाएंगे, अमाउंट जो हमने रिकवर करनी है 43,000 रिमेनिंग बैलेंस, और जो इंस्टॉलमेंट मिल रही है 42,000 ये वाली, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, और ये हमारे पास आएगा डिवाइडेड बाय 42,000 मल्टीप्लाइड बाय 9.9। अब 9.92 ये हमारे पास मंथ आ रहे हैं, यानी 9 महीने और ऊपर तकरीबन 27 डेज बनेंगे। तो टोटल हमारे पास अब पीरियड, पे बैक पीरियड कितना होगा, एक ये वाला साल और ये एक ये वाला साल, और तीसरा ये कंप्लीट नहीं होगा। तो पे बैक पीरियड हमारे पास कितना आया,
इज इक्वल टू 2.99 इसके 2 ईयर और 9 मंथ बन जाएंगे, सॉरी 9.9 मंथ। ये हमारे पास पे बैक पीरियड आ गया इन केस ऑफ प्रॉफिट। अगर हमें प्रॉफिट गिवन हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इसके हाँ, इसमें एक और चीज आपको बता दूं, कुछ टर्म्स यूज होती हैं। यहाँ पे डेप्रिसिएशन का वर्ड है तो वो भी पता होना चाहिए। डेप्रिसिएशन क्या होती है? ये किसी भी फिजिकल एसेट की, फिक्स एसेट की वैल्यू में डिक्रीज होता है, यानी और ये ग्रेजुअल होता है, ऐसा ऐसा। हमने जैसे निकाला ना, ये तकरीबन 24,000 आ रहा था, ये हम 5 साल में उसकी सारी जो कास्ट थी उसको रिकवर करना होता है। यानी उसकी जो कास्ट थी, ओरिजिनल कास्ट 120,000, वो ऐसा ऐसा उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। अकाउंटिंग में कुछ कंसेप्ट यूज होते हैं कि आपका जो कास्ट है, मिसाल के तौर पर आपने मशीनरी या कोई चीज, बिल्डिंग या कोई चीज परचेज कर, बिल्डिंग में तो नहीं होता मशीनरी और बाकी फिक्स एसेट्स पे होती है डेप्रिसिएशन। उनकी आपने लेट्स सपोज पहले साल में परचेज किया, उससे जो रेवेन्यू होना है, अब उस रेवेन्यू से अब ये सारी कास्ट तो आप लेस नहीं कर सकते, क्योंकि इसका बेनिफिट तो आपको मोर देन 1 ईयर रिसीव होना है, इसलिए ये फिक्स एसेट पे होती है। तो अकाउंटिंग में कंसेप्ट होता है कि जिस साल के रेवेन्यू है उस साल उसमें से उसी साल के एक्सपेंस लेस किए। तो इसलिए हम डेप्रिसिएशन यूज करते हैं कि जितनी उसकी यूजफुल लाइफ होती है फिक्स एसेट की, उसमें से ग्रेजुअल डिक्रीज करते रहते हैं कि लेट्स सपोज पहले पीरियड में इतना यूज हो गया, दूसरे में इतना हो गया, तीसरे में इतना हो गया, ये ग्रेजुअल डिक्रीज होता है। डिक्रीज the value of fixed asset। इसके बाद एक और टर्म यूज होती है amortization। अच्छा, ये फिक्स एसेट जो है ये टेंजिबल एसेट, ये वर्ड यूज कर, यानी जिनको देखा भी जा सकता है, टच भी किया जा सकता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है जिनकी। उसके बाद है amortization। ये ग्रेजुअल डिक्रीज होता है, in the value of intangible asset। डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट की वैल्यू में डिक्रीज होता है, ग्रेजुअल डिक्रीज, जबकि amortization इनटेंजिबल एसेट जो होते हैं हमारे, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट होते हैं, कॉपीराइट परचेज किए जाते हैं, ये हमारे इनटेंजिबल एसेट होते हैं। इनकी वैल्यू में जो ग्रेजुअल डिक्रीज आता है
उसको हम एमोर्टाइजेशन। उसके बाद एक टर्म होती है डिप्लीशन। डिप्लीशन ये होता है ग्रेजुअल, यानी आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप डिक्रीज इन नेचुरल एसेट। यानी जो नेचुरल एसेट होते हैं उनमें जो ग्रेजुअल डिक्रीज आता है उसको हम डिप्लीशन कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर किसी कंट्री में गोल्ड गोल्ड है, वो निकाला जा रहा है जमीन से, उसकी जो ऐसा ऐसा निकलते निकलते कम होता जाता है, डिक्रीज हो जाता है, उस रिडक्शन को हम डिप्लीशन कहते हैं। या किसी कंट्री में ऑयल के जखायर हो सकते हैं, उनके बार बार निकालते रहने से ज़ाहिर है एक दिन खत्म ही हो जानी है ना काम। जैसे नमक निकलता है केवड़ा से, उसमें सारा वो यूज हो जाने के बाद बाकी डिक्रीज हो जाता है, उसमें जो रिडक्शन आ रही है उसको हम डिप्लीशन कहते हैं। ये नेचुरल रिसोर्सेज में या नेचुरल एसेट्स में डिक्रीज होता है। उसके बाद एक टर्म यूज होती है इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट होता है सडन या नॉन ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स। तमाम एसेट, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो नॉन फिजिकल यानी इंटेंजिबल हो, जैसे गुडविल वगैरह हो गया, इन सब में जो सडन अचानक सा डिक्रीज आता है इसको हम इम्पेयरमेंट कहते हैं। इसकी एग्जांपल हो सकती है कि कोई मशीन मशीन चल रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गई, तो अचानक से डिक्रीज आ गया। इसी तरह शेयर की प्राइस में डिक्रीज आ सकता है अचानक से, या फिर कोई और एसेट डिस्ट्रॉय हो सकता है, या बिल्डिंग है, अर्थक्वेक के आने से बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये सारी चीजें इम्पेयरमेंट में है, ग्रेजुअल नहीं है ये, नॉन ग्रेजुअल यानी सडन डिक्रीज जो आता है इसको हम इम्पेयरमेंट। अच्छा, अब ये हमारे पास पे बैक पीरियड था, पे बैक था, पे बैक पीरियड मेथड या टेक्निक इसको बोलते हैं। अब इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स है। पहला है इजी टू कैलकुलेट। इसका दूसरा दूसरा बेनिफिट होता है या मेरिट होता है कि टाइम सेविंग है। उसके बाद ये लिक्विडिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, हेल्प टू इम्प्रूव लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के
एसेट्स का वो पोर्शन जो इजीली या विद इन नो टाइम कैश में कन्वर्ट किया जा सकता, उसको हम लिक्विडिटी कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस अपने पास कुछ अमाउंट में कैश रिजर्व रखते हैं या कुछ ऐसे एसेट की फॉर्म में रखते हैं जो इजीली कैश में कन्वर्ट किए जा सके। और वो क्यों रखे जाते हैं? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज वगैरह को पे करने के लिए। तो जितने ज्यादा फंड किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास होंगे उतनी उसकी लिक्विडिटी बेटर होगी। तो ये जो पे बैक पीरियड है ये उन प्रोजेक्ट्स को फोकस करता है जिनमें अमाउंट जल्दी रिसीव होती है, यानी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है वो जल्दी रिकवर हो जाती है। तो इससे लिक्विडिटी यानी कैश जल्दी वापस आ जाती है, एसेट हमारा जल्द कैश में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक्सपेंस उसकी जो हमारी कास्ट की इनकर की थी उसका जो बेनिफिट मिलता है हमें जल्दी मिल जाता है, तो लिक्विडिटी इंप्रूव होती है। और तीसरा इसका ये पहला बेनिफिट, दूसरा और तीसरा, अब चौथा है ये फोकस ऑन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट which reduce risk। ये हमें उन इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करने करने की तरफ ले जाता है जिनका ड्यूरेशन शॉर्ट होता है। जैसे हमने अभी एग्जांपल में देखा कि एक का पीरियड, पे बैक पीरियड 3 साल आ रहा था, दूसरे का 2.5 साल आ रहा था। तो पे बैक पीरियड के मुताबिक हमें जिसका पे बैक पीरियड कम है उसको प्रेफर करना चाहिए। तो इससे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होंगी और रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रिस्क ज्यादा होता है जबकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम होता है। अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। इसका पहला डीमेरिट है इट इग्नोर टाइमिंग ऑफ मनी। एक तो ये मनी की टाइमिंग को इग्नोर करता है, दूसरा है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी इग्नोर करता है। मिसाल के तौर पर दो प्रोजेक्ट है हमारे पास, ए और बी। इसमें पहले साल 1000 रिकवर हो रहा है, दूसरे साल 28,000 रिकवर हो रहा है और तीसरे साल 2000 रिकवर हो रहा है और आगे फिर 5000 रिकवर। ये कैश फ्लो है। और दूसरा प्रोजेक्ट है, इसमें लेट्स सपोज हमारे पास 14,000 रिकवर हो रहा है और ये एग्जांपल ले लेते हैं कि टोटल कास्ट इसकी प्रोजेक्ट ए की 29,000 थी और यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं 32,000 थी। तो यहाँ पे कितने पीरियड में रिकवर हो रहा है? ये और ये। यहाँ पे पे बैक पीरियड 2 आएगा और यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि इसकी लेट्स सपोज ये कास्ट थोड़ी इंक्रीज कर लेते हैं, ये 31,000 कर। तो ये अब कितना पे बैक पीरियड बनेगा? एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 ईयर बनेगी प्रोजेक्ट एक। और इस केस में 32,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी और यहाँ पे 14,000
4,000, या यहाँ पे हम यही है गड़बड़। अब सारी कास्ट रिकवर हो गई, इस पे कितना टाइम लग रहा है? 3 ईयर। टाइम पीरियड दोनों पे सेम लग रहा है, जबकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे दूसरे साल ही मैक्सिमम अमाउंट में रिकवर हो। एक मिनट, इसको थोड़ा कम करने बराबर पे ले आए। तो हम 1000 डिफरेंस रख लेते हैं यहाँ पे। ये 4000 था, 25 था। अब ये सेम है। अच्छा, अगर इसमें देखा जाए तो दोनों में 3 साल के बाद ही हमारी ओरिजिनल अमाउंट रिकवर हो गई, जबकि दूसरे साल में प्रोजेक्ट ए में मैक्सिमम अमाउंट हमें रिकवर हो रही है। ये देख 29,000 का, जबकि यहाँ पे देखें तो हमें 26,000 रिकवर हो रहा है दूसरे साल में। और पे बैक पीरियड दोनों का सेम है। अब पे बैक पीरियड अप्रोच जो है, जो टेक्निक है, वो इस चीज पे डिपेंड करती है। वो इसको फोकस नहीं करती कि मैक्सिमम अमाउंट हमारी दूसरे साल में रिकवर हो रही है या तीसरे साल में या पहले साल में रिकवर हो रही है। ये भी तो यहाँ पे हो सकता था 28,000 यहाँ पे पहले साल रिकवर हो जाता और 1,000 यहाँ पे रिकवर होता। और इसको अगर हम पॉइंट्स में लेके जाएं, ये 8,000 कर दें, तो फिर ये जवाब हमारा 2 पॉइंट समथिंग में आएगा। अब पे बैक पीरियड के मुताबिक तो ये प्रेफरेबल होगा, क्योंकि इसमें पीरियड कम लग रहा है रिकवरी में, जबकि ये 3 साल लग रहे हैं। इसको वो रिजेक्ट करेगा कि रैंक 2 देगा इसको। जबकि अगर देखा जाए तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है उसका मैक्सिमम पोर्शन हमारा पहले साल ही रिकवर होना है। ये इस चीज को इग्नोर करता है। ये पहला पॉइंट क्लियर कि ये टाइमिंग ऑफ मनी को इग्नोर करता है। दूसरा है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी इंक्रीज करता है। मिसाल के तौर पर ये जो हमें अमाउंट हमें मैक्सिमम अब फर्स्ट ईयर के एंड पे मिल रही है और यहाँ पे सेकेंड ईयर में जाके इतनी कंप्लीट हो रही है, उससे भी फिर भी कम हो रही है, तो 1 साल गुजर जाने के बाद वैल्यू ऑफ मनी भी तो डिक्रीज हो जाएगी। अब पे बैक पीरियड इसको कंसीडर नहीं करता, ये इसका ड्रॉबैक है। और इसके बाद तीसरा इसका ड्रॉबैक है इग्नोर कैश फ्लोज आफ्टर कट पीरियड या कट पीरियड या कट टाइम। मिसाल के तौर पर ये जो हमने एग्जांपल ली, या पहले हमने वो 42,000 हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी और हर साल हमें 14,000 रिकवर हो रहा था। 14,000 5 साल तक रिकवरी थी हमारी। अब हमारी ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो थी यहाँ पे 28 रह गई, यहाँ पे 14,000 रह गई और यहाँ पे 0 रिकवरी हो गई। अब पे बैक पीरियड जो है वो यहाँ पे स्टॉप कर रहा है, जबकि उसके बाद भी तो कुछ अमाउंट रिकवर हो रही है। अब पे बैक पीरियड इस बाद वाली अमाउंट को, ये हमारे पास कट पीरियड हो गया ना, कट पीरियड जहाँ पे हमारी अमाउंट रिकवर हो गई, इसके बाद जितनी भी इंस्टॉलमेंट या कैश फ्लो हो रहा है उस सारे को पे बैक पीरियड इग्नोर करता है। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। ये था हमारा आज का टॉपिक कि कैपिटल बजटिंग क्या है, कैपिटल बजटिंग कैसे की जाती है, इसका मोटिव क्या है, इसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस में फिर स्टेप हमने देखे, फिर कुछ टर्म्स हमने देखे कि
अनलिमिटेड फंड क्या होता है, कैपिटल रैशनिंग क्या होता है, फिर प्रोजेक्ट कौन से होते हैं दो, फिर हमने कैपिटल बजटिंग की टेक्निक देखी, दो टाइप की टेक्निक थी उसमें, एक डिस्काउंटिंग थी, दूसरी नॉन डिस्काउंटिंग थी। डिस्काउंटिंग टेक्निक में हमने दो किस्म की टेक्निक देखी कि एक होता है पे बैक पीरियड और दूसरी होती है ARR। और उधर दूसरा हमने नॉन डिस्काउंट नॉन डिस्काउंटिंग में ये दो थी, डिस्काउंटिंग में 5 थी हमारे पास। एक NPV था, दूसरा IRR था और तीसरा MIRR था, चौथा कैपिटल रैशनिंग और पांचवा डिस्काउंटेड पे बैक था। तो हमने इन 7 टेक्निक में से नॉन डिस्काउंटिंग की पहली टेक्निक क्लियर कर दी। बाकी इंशाल्लाह ARR हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और उसके बाद बाकी भी अकॉर्डिंगली मूव करेंगे।